हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन आमेटा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने दो टेंस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को पढ़ा है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर जो टेंस होता है दोस्तों, वो भविष्य काल की घटनाओं के बारे में बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो भी भविष्य में घटने वाला है, एक तरीके से ये हमारी इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है हिंदी के अंदर, वो होती है वाक्य के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी कीवर्ड्स जो होते हैं, इंग्लिश के अंदर जो पहचान होती है वो होती है टुमारो, या फिर हम नेक्स्ट प्लस टाइम कर सकते हैं, फॉलोइंग प्लस टाइम कर सकते हैं। ये इसकी कीवर्ड्स होती है। और हेल्प वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और एक विल का प्रयोग किया जाता है। अब सेल का प्रयोग किसके साथ होता है? तो सेल का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट अगर आई और वी के साथ। अगर वाक्य का हमारा सब्जेक्ट जो है आई और वी है तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, और विल का प्रयोग हम शेष सभी के साथ करते हैं। मतलब आई और वी को छोड़कर जितने भी दूसरे सब्जेक्ट है उन सब के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। और मेन वर्ब के रूप में सेल और विल दोनों के ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक बार वापिस समझेंगे कि पहचान जो होती है वाक्य के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं, ये तो होती है इसकी हिंदी पहचान। कीवर्ड्स के रूप में हम टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम, या फ्यूचर की और भी कोई कीवर्ड है उसका उपयोग करते हैं। वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब में हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, और अगर दूसरे कोई भी जो सब्जेक्ट बने हुए हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे आई वी को छोड़कर। मेन वर्ब के रूप में इन दोनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने फ्यूचर सिंपल टेंस की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें सेल का प्रयोग कहाँ करना, विल का प्रयोग कहाँ करना है, किस प्रकार की कीवर्ड्स हमें फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर या फ्यूचर सिंपल जो टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें दिखाई देती है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाते समय हम फ्यूचर सिंपल के वाक्य कैसे बनाएंगे। पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और इनका जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल, जो भी सही होगा वो लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड का उपयोग करेंगे। देखते हैं पहला एग्जांपल, तुम कल विद्यालय जाओगे। अब सबसे पहले कौन है कार्य को करने वाला? तो तुम, कौन का जो जवाब होता है वो हमारे वाक्य का हमेशा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। कहा जाएगा? विद्यालय, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जाओगे वर्ब हो गई, और कल हो गया अपना टाइम। जमाते हैं इसको सब्जेक्ट सूत्र के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? तुम, यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करेंगे या विल का? तो हमने देखा था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यू जो है इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यू विल। जाने को कहते हैं गो। कहाँ जाओगे? टू स्कूल। कब जाएंगे? कल, तो टुमारो। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा यू विल गो टू स्कूल टुमारो, तुम कल विद्यालय जाओगे। अगला देखेंगे, मेरा भाई अगले महीने एक किताब लिखेगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अंतिम जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर गा, गी, गे से मिल रहा है, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस को बता रहा है। अब कार्य को करने वाला कौन है? तो मेरा भाई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या करेगा? कि एक किताब जो है वो लिखेगा। एक किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और लिखेगा हो गई वर्ब, और अगले महीने हो गया आपका टाइम। अब इसको हम जमा लेते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा भाई, तो माय ब्रदर। अब इसके साथ भी क्योंकि आई और वी तो है नहीं, तो विल का प्रयोग करेंगे। तो माय ब्रदर विल लिखना, राइट क्या लिखेगा, एक किताब, ए बुक, अगले महीने नेक्स्ट मंथ। तो सेंटेंस बन जाएगा माय ब्रदर विल राइट अ बुक नेक्स्ट मंथ, मेरा भाई अगले महीने एक किताब लिखेगा। इसी प्रकार से नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका सूत्र होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। कौन नहीं खेलेगा, मैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या नहीं खेलूंगा, क्रिकेट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नहीं, नॉट और खेलूंगा हो गई आपकी वर्ब, और कल जो हो गया वो हो गया आपका टाइम। जमाते हैं इनको दोस्तों। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में मैं को क्या कहेंगे, आई। अब आई के साथ में हम विल और सेल में से किसका प्रयोग करेंगे, तो आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, अतः आई के साथ आ जाएगा सेल। फिर आगे नॉट, खेलना, प्ले, क्रिकेट, कब नहीं खेलूंगा, कल, टुमारो। ऐसे बन जाएगा नकारात्मक वाक्य, आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। सीता गाना नहीं गाएगी। देखिए अंतिम अक्षर गी आ रहा है, एक तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस है। कौन है कार्य को करने वाली, सीता। तो सबसे पहले सीता, फिर सीता के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सीता के लिए विल आएगा या सेल आएगा, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नोट, चूंकि वाक्य नकारात्मक है तो हमें नोट लगाना है। फिर गाएगी, गाना गाने की क्रिया को कहते हैं सिंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सीता विल नॉट सिंग, क्या नहीं गाएगी, सॉन्ग। सॉन्ग आगे टाइम वगैरह नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों के बाद अगला जो हमारा सेंटेंस का जो पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के अंदर मैंने बताया था कि ऐसे वाक्य जो हिंदी के अंदर क्या से जिनकी शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और उनका जो सूत्र है वो क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से हमें एक लगाना है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड लगाते हुए इंट्रोगेटिव साइन या प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह अगले वर्ष एक किताब लिखेगा। अब सबसे पहले देखिए वाक्य कहां से शुरू हो रहा है, क्या से। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कार्य को करने वाला कौन है, वह। क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखेगा, एक किताब लिखेगा, ऑब्जेक्ट हो गया। लिखना आपकी वर्ब हो गई, और अगले वर्ष हो गया आपका टाइम। जमाते सबसे पहले, चूंकि वाक्य इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का जो हम उपयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के आधार पर ही किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो हम सेल का उपयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई या वी के अलावा कोई दूसरा है तो वहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा वह है जो कि आई या वी में नहीं है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे, विल। और फिर वह को हम कहेंगे ही। फिर आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या लिखेगा, किताब, ए बुक, अगले वर्ष नेक्स्ट मंथ। और आपका सेंटेंस बन जाएगा विल ही राइट ए बुक नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले वर्ष क्या वह अगले महीने एक किताब लिखेगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, क्या मैं यह किताब पढ़ूंगा। एक तरीके से ये भी इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, यह किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ूंगा हो गई आपकी वर्ब। जमाते हैं दोस्तों, मैं, आई, और आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। तो सेल, आई। फिर उसके बाद में वर्ब जो है वो है पढ़ूंगा, रीड। तो सेल आई रीड यह किताब, दिस बुक। आगे और कोई दूसरा शब्द नहीं है तो हमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग करना है। सेल आई रीड दिस बुक, क्या मैं यह किताब पढ़ूंगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, जो वाक्य का पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। और उसमें क्या होता है कि पूरा जो
हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड में क्या अंतर है, तो हम सूत्र के आधार पर देखेंगे तो कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब का सूत्र होता है उसी के आगे प्लस में WH वर्ड लगा देते हैं, तो वो पूरा पूरा जो सूत्र होता है वो WH वर्ड वाला बन जाता है। अब देखते हैं वाक्यों के एग्जाम्पल। तुम यह कार्य कैसे करोगे, मतलब कैसे शब्द आ रहा जो कि एक WH वर्ड है। कार्य को करने वाला कौन है, तुम, यह हो गया सब्जेक्ट, यह कार्य हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और करोगे हो गई वर्ब। सबसे पहले WH वर्ड कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। चूंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। हाउ विल यू, करना डू, यह कार्य दिस वर्क। हाउ विल यू डू दिस वर्क, तुम यह कार्य कैसे करोगे। तुम वहां कब जाओगे, टाइम पूछ रहा है, कब WH वर्ड हो गया, जाना हो गया आपकी वर्ब, वहां हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और तुम हो गया सब्जेक्ट। जमाते हैं इसको, सबसे पहले वेन, फिर तुम के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल यू गो देयर, तुम वहां कब जाओगे। इस प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में बनाने का हमें प्रयास करना है, और इनकी लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके दिमाग में एकदम से सही तरीके से फिट हो जाएंगे। अब अपन ने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के जो हिंदी के इंग्लिश में बनाने के लिए जो वाक्य सीखे हैं उनका आप घर पे डेली लिखने का प्रयास करें। अब देखते हैं हम इनके उपयोग की, फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस के उपयोग के अंदर सबसे पहला जो उपयोग है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो सामान्यतया भविष्य में होगा। मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए या भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं और कीवर्ड्स के माध्यम से इनको पहचान कर इसमें वर्ब भरने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जांपल है माय ब्रदर खालिस्तान बी 25 नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्लस मंथ, नेक्स्ट प्लस टाइम आया हुआ है जो कि हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस की कीवर्ड है। अब यहां पर माय ब्रदर जो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखता है, विल या सेल, तो यहां पर विल का प्रयोग होगा क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है। तो माय ब्रदर विल, और जो मेन वर्ब है बी उसको लगा देंगे। एग्जाम आंसर हो जाएगा माय ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट मंथ, मेरा भाई जो है वो अगले महीने 25 वर्ष का हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, आई खालिस्तान नॉट डू दिस वर्क टुमारो। अब यहां पर जो ये वाक्य जो है हमारे पहचानने में आ रहा है किस शब्द से, टुमारो से, जो कि एक फ्यूचर से रिलेटेड कीवर्ड है। अब वाक्य जो है नॉट डू आ रहा कोष्टक के अंदर, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस रखता है, तो इसका जो वाक्य का जो निर्माण होगा वो नकारात्मक बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। उसके बाद में नॉट, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। तो आई सेल नॉट डू दिस वर्क टुमारो, मैं कल यह कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार से इसकी हिंदी होगी। अगला है मोहन खालिस्तान प्ले दिस गेम नेक्स्ट ईयर, मोहन अगले वर्ष यह खेल खेलेगा। तो एक तरीके से ये नेक्स्ट ईयर जो है ये फ्यूचर से रिलेटेड कीवर्ड है, नेक्स्ट प्लस टाइम आ रहा है और हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मोहन के साथ में हम प्रयोग करेंगे विल का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो मोहन विल प्ले दिस गेम नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से ये वर्ब भरी जाएगी। अगला जो एग्जांपल है ये देखिए, खालिस्तान ही खालिस्तान राइट ए बुक नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड आ रही है नेक्स्ट प्लस टाइम, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि अंत में देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो वाक्य होगा वो प्रश्नवाचक बनेगा। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिक्त स्थान आ रहा है, इससे पहले कोई WH वर्ड नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। ही के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो पहले रिक्त स्थान में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड जो ब्लैंक है इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में राइट ही लिखेंगे। तो एग्जाम आंसर हो जाएगा विल ही राइट ए बुक नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने एक किताब लिखेगा। इस प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान करके वर्ब्स भरी जाती है। तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल का विशेष उपयोग तो एक ही होता है कि भविष्य में
होने वाली घटनाओं के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं, जिनमें क्या होता है कि वर्ब तो फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन उन सेंटेंस का भावार्थ जो होता है, उन सेंटेंस का जो हिंदी अर्थ जो होता है, वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। एक तरीके से फ्यूचर की कल्पना ही होती है। समझते हैं ऐसे वाक्यों को कि फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं मैंने, इन 4 स्ट्रक्चर जो है ये भी फ्यूचर से रिलेटेड घटनाओं को ही बताते हैं, लेकिन इनमें सेल प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। देखते हैं सब पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आपने पढ़ा ही हुआ है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना इंफिनिटिव कहलाता है। अब ये जो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इंफिनिटिव जो है ये भी फ्यूचर से रिलेटेड घटनाओं को ही बताता है। जैसे कि आई हैव टू पे द फी, मुझे फीस जमा करवानी पड़ेगी या मुझे फीस जमा करवानी है। एक प्रकार से ये फ्यूचर से रिलेटेड वाक्य ही है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है हैव टू पे आ रहा है, वर्ब जो है हैव टू पे आ रही है, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड या फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड नहीं है। ही हैज टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना पड़ेगा। यहाँ पर भी हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड भाव को ही बता रहा है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस इंफिनिटिव, कि सब्जेक्ट प्लस इजेमआर के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना। जैसे कि यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशंस, तुम्हें एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा, तुम्हें परीक्षा में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर टू अपीयर आ रहा है, जो कि ये दूसरा स्ट्रक्चर अपना फ्यूचर से रिलेटेड ही है। फिर आगे है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव। तो सब्जेक्ट के बाद में इजेमआर प्लस अबाउट और उसके बाद में भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर तीसरे स्ट्रक्चर से भी फ्यूचर से रिलेटेड वाक्य बनाए जा सकते हैं। सी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाना पड़ेगा या वो एक गाना गाने वाली है। तो यहाँ पर भी जो भावार्थ है, मतलब गाना गाया नहीं अब गाएगी, फ्यूचर से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरीके से अदर फैक्ट्स के अंदर ही आएगा। और अंतिम जो है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस गोइंग प्लस इंफिनिटिव, कि सब्जेक्ट के बाद में इजेमआर का प्रयोग करके गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके भी हम फ्यूचर से रिलेटेड एक्शंस को बता सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी टुडे, कि आज मैं तुम्हें एक कहानी कहने जा रहा हूं। अब देखिए जा रहा हूं भावार्थ तो आ रहा प्रेजेंट कंटिन्यू का, लेकिन एक्शन जो है किसका है, फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक कह नहीं रहा हूं, अब कहूंगा या कहने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से कुछ जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये भी फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग तथा फ्यूचर सिंपल टेंस की हमने पूरी जानकारी ले ली है। एक कंफ्यूजन जो विशेष रूप से फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग करते हुए या फ्यूचर सिंपल के वाक्य बनाते समय हमारे दिमाग में रहता है कि सेल और विल का प्रयोग। अब ग्रामेटिकल नियम के हिसाब से तो आई और वी के अगर सब्जेक्ट बने हुए हैं तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करेंगे, तथा आई या वी को छोड़कर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट बना हुआ तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी के अंदर या अपन कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जा सकता है या करते भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिकल नियम तो यही कहता है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग से सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन स्पोकन के अंदर हम विल का प्रयोग सभी जगह पर कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बहुत ही जल्दी 12th इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है हम पोएट्री वाला लेने वाले हैं। अतः हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इस लॉकडाउन की इस आपातकालीन स्थिति में प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।